यूनिट 5 में हमारा नेक्स्ट थिंकर है डेविस एंड मूरे। पार्सन हमने देख लिया, डेविस एंड मूरे पर आते हैं। ये क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं। हर एक सोसाइटी में होती है कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस। हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या है, आईएएस आईपीएस। आईएएस आईपीएस सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करती है। ठीक है, सो सोसाइटी में होती है कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस, पता है हमें। जैसे गांव है, वहाँ पर सरपंच बहुत एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। सो टू फिल दीज इंपॉर्टेंट पोजीशंस टैलेंटेड इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड। इसके लिए टैलेंटेड इंडिविजुअल्स चाहिए। टू अट्रैक्ट टैलेंटेड पूल these important positions are decorated with allowances and perks. allowances and perks नहीं दोगे तो टैलेंटेड पूल आएगा ही क्यों यहाँ पर। एंड एग्जामिनेशन हेल्प्स एज अ डिवाइस टू फिल्टर टैलेंटेड पूल फ्रॉम द मासेस। सही बात है, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा। सरपंच चुनना है या फिर एमएलए को चुनना है तो उसके लिए इलेक्शन होते हैं। डीएम बनना है, एसपी बनना है, या कोई भी और चीज़ बननी है आपको, उन सब के लिए एग्जामिनेशंस होते हैं। आपको इवन मैनेजर बनना है किसी कंपनी में तो उससे पहले आप किसी कॉलेज से ग्रेजुएट होने चाहिए, एमबीए कर रखी हो आपने, या आपके पास ऐसी स्किल्स हो। उसके लिए भी आप इंटरव्यू पास करते हैं फिर कंपनीज का। आईआईएम से है तो आप जाते हैं उस पोजीशन पे, मैनेजरियल स्किल्स भी आपको वहीं पर दी जाती है, उसके लिए भी आप एग्ज़ाम्स दे के ही जाते हैं। तो एग्ज़ाम क्या करता है, फिल्टर आउट करता है टैलेंटेड पूल को फ्रॉम द मासेस। सो इन दोनों के अकॉर्डिंग है कि इट इज, अकॉर्डिंग टू हिम, इट इज इफेक्टिव रोल एलोकेशन सॉरी, इट इज इफेक्टिव रोल एलोकेशन। सो इसी तरह से हम इफेक्टिव रोल एलोकेशन करते हैं। डेविस एंड मोरे आर्ग्यू दैट इनइक्वालिटी इज फंक्शनल टू द सिस्टम। ये तो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई इनइक्वालिटी फंक्शनल है सिस्टम के लिए। फंक्शनलिस्ट हमेशा ऐसी बात करते हैं, हमने अभी पार्सन को भी देखा था कि फंक्शनल है इनइक्वालिटी तो सिस्टम के लिए, बिकॉज इट प्रोवाइड्स पूल ऑफ टैलेंटेड इंडिविजुअल। हायरार्की तो क्रिएट होगी ही ना, जो ज़्यादा टैलेंटेड है वो ऊपर रहेंगे, उन्हें इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी जाएगी, उन्होंने एग्जाम निकाला है, बाकी सब मासेस बने रहेंगे, तो हायरार्की तो क्रिएट हो गई, और ये फंक्शनल भी है सिस्टम के लिए। डरखाइम कैसी बात करेगा कि सही है ना यार, जो ये हायरार्की बनेगी ना, ये नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करेगी। डरखाइम इसे ही ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कहता है। ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपको क्या होती है। एक मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती है, एक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है। सो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इंडिविजुअल में डिफरेंसेस हैं। कुछ कम टैलेंटेड है, कुछ ज़्यादा टैलेंटेड है। जो ज़्यादा टैलेंटेड है उन्हें इंपॉर्टेंट पोजिशंस मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट पोजिशंस पे बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, उन्हें ज़रूरत है कि यहाँ पर जो मासेस है ये इनके लिए काम करें। तो ये दोनों अब किस में है, एक एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो मासेस में नीचे भी तो लोग चाहिए ना आपको काम करने के लिए। इन्होंने इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर ली, अब नीचे है ही नहीं, इनका कोई सिस्टम ही नहीं है जिससे ये काम ले सकें, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सो इन्हें इनसे काम कराना है, और ये जो मासेस है ये इनसे सैलरी लेंगे या किसी और तरह से इंसेंटिव्स लेंगे। सो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंस का एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। इससे भी सॉलिडारिटी ही क्रिएट हो रही है। जो टाटा कंपनी है अगर वो कार बनाती है, ठीक है, तो पूरी पूरी कार खुद थोड़ी ना बनाती है। हो सकता है उसने जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है किसी एक अपनी सब्सिडरी कंपनी को दे रखा हो, या किसी दूसरी कंपनी को दे रखा हो, या जो इसके इक्विपमेंट्स आते हैं वो बाहर से आते हो। सिलिकॉन की अगर कोई चीज़ लग रही है वो बाहर से आ रही हो। सो उससे क्या हो रहा है, इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो रहा है। एक छोटा सा मैन्युफैक्चरर अगर मैं मानूँ ताइवान में बैठा है, तो शायद वो उसे कुछ इस कार के लिए कोई ना कोई पार्ट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा हो। सो ये टाटा की ये पूरी कार इस बंदे पर भी डिपेंडेंट है। इससे क्या है, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है तो सॉलिडारिटी क्रिएट हो रही है, समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बढ़िया है। अब हायरार्की तो है, टाटा ग्रुप खुद ब खुद में कार बना रहा है तो ये ऊपर है, ये नीचे है, बट दोनों में क्या है, सॉलिडारिटी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेशन नहीं बिगाड़ सकते, क्या पता ये प्राइस बढ़ा दे या फिर ये किसी और को ढूंढ ले, इसीलिए सॉलिडारिटी मेंटेन है सोसाइटी में।
ऐसा डर्कहाइम बोलेगा। डेविस एंड मूरे क्या बोलते हैं कि हाँ सही है यार, इनइक्वालिटी तो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए, बिकॉज ये प्रोवाइड करता है पूल्स ऑफ टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को। मीन्स क्रिएशन ऑफ हायरार्की इज इनएविटेबल एंड फंक्शनल टू सोसाइटी। ये डेविस एंड मूरे की पूरी पूरी थिंकिंग प्रोसेस थी। अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए ना और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट उसके लिए फिर ये सेशन बहुत ज़्यादा ना बड़ा हो जाएगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। क्रैश कोर्स है, इसे इतना ही रखते हैं, वरना इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, दिस इनइक्वालिटी नोबडी कॉन्शियसली प्लान्ड इट। अच्छा ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि ये अनकॉन्शियस डिवाइस है। पीवाईक्यू में हमने देखा था कि ये पूछा था कि डेविस एंड मूरे कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी जो है ये अनकॉन्शियस डिवाइस है, ठीक है, तो ये उसी का आंसर है। This inequality, nobody consciously planned it, but it is unconsciously exist within the evolution of society and specialized workforce. Inequality naturally happening, naturally हो रही है ये, because of limited resources. Thus society justify inequality in the name of merit. लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, उन पे बैठने के लिए टैलेंटेड पूल चाहिए, टैलेंटेड इंडिविजुअल चाहिए, तो वो भी लिमिटेड ही हो सकते हैं। इस वजह से ऊपर जो बैठते हैं वो मैक्सिमम टैलेंटेड होते हैं और जो नीचे हैं वो मासेज हैं। तो खुद ब खुद ही इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, ये इसे कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, ये एक अनकॉन्शियस डिवाइस है। Thus, inequality or stratification is an unconscious device because nobody consciously planned it. Rather, it was the inevitable outcome of evolution and differentiation of society. ये रहा आपका कंक्लूजन, खत्म हो गया। एग्जाम्पल दे देना, डर्कहाइम ने अपनी बुक में डिवीजन ऑफ लेबर में लिखा था दैट मॉडर्न सोसाइटी इनएविटेबली डेवलप मैकेनिज्म ऑफ स्पेशलाइजेशन टू अकोमोडेट द पॉपुलेशन एंड टू मिटिगेट द कॉन्फ्लिक्ट। जिसने डर्कहाइम वाला मेरा सेशन देखा होगा उसे ये वाली लाइन समझ आ गई होगी। मैं इसे दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ओके ठीक है, अब इसका क्रिटिक करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा भी आता है कि डेविस एंड मूरे का क्रिटिक कर दो, तो वो करेगा मेल्विन ट्यूमिन। ये कहता है कि यार ट्यूमिन आर्ग्यूज दैट Davis and Moore couldn't explain as to why the pool of talented individuals are overrepresented by certain section and underrepresented by the minority. ये भी तो एक्सप्लेन करो। जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस है ना, इवन आप आईएएस आईपीएस में भी देखोगे जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं वो सब, मतलब ऐसा होता है कि आईएएस आईपीएस तो आप बन गए किसी भी तरह, बट अगर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हो, आईएएस आईपीएस में भी सेक्रेटरी बने हुए हो कहीं की, तो वो अपर कास्ट ही आपको देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? यही ट्यूमिन का क्वेश्चन है कि जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं आर ओवर रिप्रेजेंटेड बाय सर्टेन सेक्शंस, कुछ ही सेक्शंस जो हैं वो ओवर रिप्रेजेंट